नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलाल चौधरी नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी मेरे यहां पर परिवार में नए जुड़े उनको बता दूं, तीन चीजें आपके मोबाइल में होनी चाहिए। एक तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके कभी भी किसी भी समय मैं साइंस का टॉपिक लेके आ सकता हूं। मैं जैसे ही फ्री हुआ आपके बीच आ जाऊंगा। दूसरा, आपके पास में मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन की सीरीज भी डाल रखी, 10,000 क्वेश्चन आप लोग उसको देख सकते हैं। और उसका नाम भी एप्लीकेशन का है मांगीलाल चौधरी सर। तीसरी यहां पर इंपॉर्टेंट है, साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर दीजिए। रोज के रोज अपडेट वहां आपको मिलेंगे। इससे पहले मैंने आपको जूनियर अकाउंटेंट हो या कोई सा भी एग्जाम हो, हमारा कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम का फोकस नहीं है। टॉपिक सभी के अंदर कॉमन है, स्टेट हो या सेंटर हो, हमें एग्जाम के अंदर क्रैक करना है। इससे पहले आपने इकोसिस्टम पढ़ा, इससे पहले आपने ब्लड पढ़ा, इससे पहले आपने जो है डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा, इससे पहले आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा। देखा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका किस तरीके से। मैंने आपको बोला था मैं टीचर नहीं हूं, मैं एक कलाकार हूं। और शायद आप समझ गए होंगे कि रियल में मांगीलाल इज द कलाकार, एक आर्टिस्ट है इस सब्जेक्ट का। और दूसरी बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि आपके पास इतना कंटेंट कभी पहले नहीं आया होगा। चाहे एमएससी या बीएससी कोई सा भी स्टूडेंट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो एडवांस तक कैसे पहुंचेगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जेनेटिक मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको कवर कराया। आपने देखा होगा किस टाइप से थ्योरी से लेकर मैंने न्यूमेरिकल तक आपके खोपड़ी के अंदर छेद करके एकदम फिट कर दिया। दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। आरपीएससी का रिजल्ट देखा होगा, मैं बोलता हूं यहां पर कई सारे बच्चे यहां पर थोड़े बहुत नाराज भी होते हैं कि सर ऐसे कैसे कहते हैं। पास तो हम हो जाएंगे क्योंकि ओवर स्मार्टनेस होती है। हमको तो बहुत कुछ आता है, लेकिन जब वहां तोते उड़ते हैं ना एग्जाम हॉल के अंदर, इसलिए कहता हूं कि अभी से सुधर जाओ तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं जो कह रहा हूं ना वो बहुत डंके की चोट पे कहता हूं। गुरु कभी भी आपको गलत एडवाइस नहीं देगा, मैं आपको कभी भी गलत एडवाइस दूंगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें रटना नहीं है, हमें इमेज बनानी है। अब देखिए हीमोफीलिया अगर आपके दिमाग में मैं सीधा सा बोलूं ना तो इमेज बन चुकी है। आपके कलर ब्लाइंडनेस की बात करूं तो कलर ब्लाइंडनेस आते ही, इसका मतलब वर्णनाथ नामक रोग आते ही आपके दिमाग में एक फिल्म बन गई कि अरे सर रियल में आपने जेनेटिक में बहुत अच्छा समझाया। मेंडल के अगर प्रथम और सेकंड अगर एकल संकरण और द्विज संकरण की बात करते हैं, आप कभी भी कॉन्सेप्ट को नहीं बोलेंगे। प्रभाविता का नियम कभी जिंदगी में आप लोग दोस्तों आप लोग उसको समझते नहीं थे। गारंटी कहता हूं, मुझे यहां पर फील हो रहा है आपके चेहरे पे जो मुस्कान आ रही है ना, वो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके चेहरे की मुस्कान आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बस दोस्तों आपके थोड़ी सी यहां पर दिक्कत मुझे यहां पर आ रही है। आप जो है ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। उन बच्चों तक पहुंचाइए जिसको साइंस से डर है, जो फोबिया है उनको, वो साइंस से डरता है, वो कभी साइंस को समझा नहीं। वो बच्चा यहां पर देखेगा ना तो रियल में आपको याद करेगा, वो आपको रियल में कुछ न कुछ अच्छा गॉड ब्लेस करेगा। अब दोस्तों हमारे यहां पर आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ट्रेन चलती है, ट्रेन के अंदर कैसी सप्लाई है, क्योंकि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में कई सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। इसका मतलब न्यूट्रल से लेकर फेज तक, और अर्थ जिसको आप लोग कई बार घर के आसपास देखते हैं कि अर्थिंग कर रखी है, न्यूट्रल फेज ये क्या होता है वो सारी चीज पढ़ेंगे। बल्ब को हम किस तरीके से लगाएं, हम ट्यूबलाइट को कैसे लगाएं, पंखे हमारे घर में कैसे लगते हैं, इस ट्रेन के अंदर सप्लाई कौन सी होती है। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चा यार, ऊपर इस लगातार तार कनेक्टेड होते हैं, पैंटोग्राफ आपने देखा होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और एडेप्टर की बात करते हैं, पुराने एडेप्टर के अंदर और नए एडेप्टर की बात करते हैं दोस्तों। इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से एडेप्टर में कौन सी सप्लाई है, हमारे घर में कौन सी सप्लाई आती है, कितनी आती है, एक्चुअल में सप्लाई कितनी है, कैसे समझते हैं, क्या डीसी होता है, क्या एसी होता है, क्या इनमें डिफरेंस है, कौन सी खतरनाक है, कौन सी जो है बहुत अच्छी जिसको हम गले मिल सकते हैं। गले मिलना नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, झटका लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का सबसे पहला टॉपिक जिसको आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत धारा। कैसा, हमारे सिलेबस में ही को नहीं, सिलेबस में है, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन मत होना, प्रॉपर तरीके से देखना। पहले आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखो यार, बहुत अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों मैंने एक यहां पर ये तार लिया, एक सिंपल सा तार लिया, वायर कोई सा भी ले लो जो हमारे घरों में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें से मैंने दो टर्मिनल निकाले, ये दो टर्मिनल इसको ए दिया और टर्मिनल इसको बी दिया। समझना मेरी बात को कि सर ठीक है। इसका मतलब इस तार में, इसका मतलब एक न्यूट्रल एक फेज होगा। मैं इस तार को न्यूट्रल फेज को कनेक्ट करूंगा, सर्किट पूरा एकदम क्लोज होगा, सर्किट बनेगा और सर्किट बनते ही फटाक से क्या लगेगा, बल्ब ग्लो होगा और आप बोलेंगे वाह मेरा चेहरा चमक रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब यह है, इतना तो आपने पढ़ा होगा, I = Q/T आपने समझा होगा। बचपन में मैड में पढ़ाती थी, स्कूल के अंदर टीचर पढ़ाते थे I = Q/T बेटा, Q/T। लेकिन वहां पर ध्यान कहीं और होता था। आपको खिड़की में बैठते थे, ध्यान कहीं और था। लेकिन आज यहां पर ध्यान भटकाना नहीं है,
दोस्तों इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, आवेश में प्रवाह की दर। आवेश में प्रवाह की दर को, आवेश में प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं आप लोग, कि सर ये तो हमने किताबों में पढ़ा है और मैडमों ने भी पढ़ाया है, आवेश में प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यहां तक हमें समझना। आप यहां पर अधिकारी बनने जा रहे हैं, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे एसडीएम साहब हो, या कोई सा भी साहब आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो अधिकारी की स्मार्टनेस अलग होनी चाहिए। आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं उसकी चेयर की खुशबू ही अलग होती है। इसका मतलब I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश गुजरता है। भाई ये कोई चालक है ना, ये चालक है ना, ये चालक है, और इस चालक में टी समय में, कोई भी समय तो टी लगेगा ना। अगर मुझे अपने घर से बाजार जाना है तो समय तो लगेगा। ये सर सही बात है। इसका मतलब मैं यहां पर एक छोटा सा, अगर मैं आपके दिमाग में खोपड़ी में डालूं, तो किसी चालक को टी समय में क्यू आवेश, आवेश का मतलब अंग्रेजी चार्ज होता है, टी टाइम, क्यू आवेश गुजरता है, तो उस चालक में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा I इजिकल टू क्यू अपॉन टी होगी। ये मैंने फॉर्मूला लिखा और उस फॉर्मूले को मैंने यहां डिफाइन किया। क्या सर, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर सपोज मानिए, जब मैंने यहां पर ये मैंने एक चालक लिया, एक कंडक्टर लिया, एक तार लिया, कुछ भी ले लो समझने के लिए, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी है, और इस पे मैं अगर सप्लाई देता हूं, अभी तो आप इतना ही समझो कि सप्लाई सर बोल रहे हैं, तो सप्लाई दी है, घर में सप्लाई दी, अभी आपको नहीं पता है प्लस माइनस क्या है, ये सिंबल क्या है, अभी कुछ नहीं पता है आपको, मांगीलाल आपको सब कुछ बताएगा। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस चालक के अंदर, बिल्कुल सही बात है। इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो बिल्कुल धारा प्रवाहित होगी। और दोस्तों जब यहां पर धारा प्रवाहित होगी, तो मेरा यहां पर कॉन्सेप्ट इतना है, कि हमें प्रैक्टिकली कैसे इसको समझना है। प्रैक्टिकली इसको कैसे समझना है कि दिमाग में सेट करे कि हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूरा सेट हो जाए। इसका मतलब यह कि ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल, इसमें मैंने बैटरी दी है, इतना आपको पता है, इसमें प्रवाहित धारा प्रवाहित होगी। दोस्तों मैं यहां पर समय फिक्स कर लेता हूं 1 सेकेंड। समय मैंने 1 सेकेंड ले लिया, समय मैंने यहां पर 1 सेकेंड ले लिया। अब दोस्तों जब 1 सेकेंड लिया यहां पर, तो I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया, आवेश में प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो I इजिकल टू क्यू अपॉन 1 सेकेंड करेंगे, तो इतना तो आपको पता ही है कि I इजिकल टू क्या होगा, क्यू होगा। इसका मतलब अब इसके आधार पर अगर वो थ्योरी पूछेगा, अगर वो कहीं भी स्टेटमेंट पूछता है I इजिकल टू क्यू में, तो वहां पर वो क्या स्टेटमेंट पूछ सकता है कि एकांक समय में, क्योंकि हमें समय क्या ले लिया है दोस्तों, एकांक ले लिया, तो एकांक समय में बहने वाला आवेश, भाई समय हमें क्या ले लिया, एकांक ले लिया, यूनिट ले लिया। एकांक समय में बहने वाला आवेश ही क्या कहलाता है, धारा। इसका मतलब वही धारा कहलाती है, वही क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। एकांक समय में बहने वाली यहां पर आवेश ही क्या कहलाएगी, धारा कहलाएगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कई बार क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा, इसीलिए एक एक स्टेटमेंट ये भी पूछा गया एसएससी के अंदर। किसी चालक को टी समय में क्यू आवेश गुजरता है, तो उस चालक का गुजरने वाला क्या होगा, ढूंढिए उसमें से। दैट इज कॉल्ड विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक, जिसको करंट बोलते हैं, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। अगर टी हमने 1 सेकेंड कर लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब ये है कि परिपथ तो वही है, लेकिन यहां पर समय कितना हो गया, समय हमने कितना ले लिया, दैट इज कॉल्ड यूनिट। इसका मतलब एकांक समय में बहने वाला आवेश ही उस सर्किट में क्या कहलाएगी, उस सर्किट में बहने वाली धारा ही होगी यार। कि सर सही बात है। अब दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने यहां पर I इजिकल टू, ध्यान से देखना दोस्तों, I इजिकल टू क्यू अपॉन हमने टी लिखा, और क्यू यहां पर क्या है, आवेश है, और टी क्या है, यहां पर समय है। कि सर सही बात है। इसका मतलब हमें इतना पता है कि आवेश का मात्रक आपका भांजा भतीजा भी जानता है, तो आप तो बहुत बड़े स्मार्ट है।
कि सर आवेश का मात्रक जो होता है दैट इज कॉल्ड हम कूलाम में रिप्रेजेंट करते हैं। समय यहां पर क्या होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड जिसको आप लोग बोलते हैं सेकंड, समय सेकंड। और जब कूलाम अपॉन सेकंड होता है तो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्पियर। इसका मतलब धारा का, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, धारा की जो मात्रा होती है, यूनिट होती है, वो क्या कहलाती है, एम्पियर होती है। फिर अब थ्योरी चेंज हो गई, स्टेटमेंट चेंज कर लेगा एग्जामिनर। अब वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका मतलब उसको ये बताना है 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, 1 एम्पियर की परिभाषा देना। तो मुझे 1 एम्पियर की परिभाषा देने के लिए मुझे इतना पता है कि I इजिकल टू क्यू अपॉन टी होता है, और Q यहां पर क्या है, कूलाम। तो मैं कूलाम बटा सेकंड ना लिखकर अब मैं सीधा लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड, इसी को अब मैं क्या लिखूंगा, एम्पियर। तो दोस्तों मुझे यहां पर 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा देने के लिए मैंने एम्पियर लिखा यहां पर। और दोस्तों एम्पियर बराबर क्या होता है, एम्पियर बराबर कूलाम बट्टा, और क्या आता है दोस्तों, सेकेंड। मुझे 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है तो कूलाम के आगे भी 1 लगाऊंगा, सेकेंड के आगे भी 1 लगाऊंगा, और एम्पियर के आगे भी 1 लगाऊंगा। तो यहां से क्या परिभाषा होगी, यहां से परिभाषा इतनी होगी, वायर वही है, वायर वही है, चालक वही है, टर्मिनल वही है, बस थोड़ा सा थ्योरी की लैंग्वेज चेंज हो गई है कि अब बताइए, अब धारा ना पूछकर वो 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ ले तो वो यही कहेगा कि यदि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड होता है, यदि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश गुजरे, 1 कूलाम आवेश गुजरे, तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान भी क्या होगा, 1 एम्पियर। तार वही है, टर्मिनल वही है, इलेक्ट्रॉन वही फ्लो होंगे, लेकिन परिभाषा उसने धारा के जगह ना बदलकर उसमें 1 एम्पियर दे दी। तो यहां पर आप परिभाषा क्या लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, यदि किसी चालक में से होकर प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश गुजरे तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर। यदि किसी चालक में से होकर प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश गुजरे तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर। कि सर बिल्कुल आपने जो बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ निकला, मैंने कुछ नहीं किया, एम्पियर का मुझे पता था, एग्जाम हॉल के अंदर एम्पियर बराबर कूलाम बट्टा सेकंड आपको याद आएगा कि सर ये बेसिक से क्या करा, अरे बेटा बेसिक से ही एडवांस तक चलेंगे, और इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, रटते हैं बच्चे। तो एक एक मैंने आगे लगाया, एक एक लगाते परिभाषा मेरे सामने बन गई और खोपड़ी में सेट हो गई कि बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करना है। अब मुझे मैंने कोई तार लिया, अब इस तार में मुझे धारा प्रवाहित करनी है, तो गप्पे तो मारनी नहीं पड़ेगी, टर्मिनल ए टर्मिनल बी दिया, मुझे गप तो मारनी नहीं पड़ेगी, मुझे एक्चुअल में काम तो करना पड़ेगा। तो मुझे उसमें 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो तार है, ये जो कंडक्टर, ये जो चालक है, ये जो तार है, इसमें मुझे धारा प्रवाहित करानी है। अब धारा प्रवाहित कराने के लिए आपको इतना पता है कि इसका मतलब कूलाम क्या है, ये आवेश है। तो मुझे आवेश जो कूलाम है ये क्या करना पड़ेगा, उत्पन्न करना पड़ेगा। तो उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उत्पन्न करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और या उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब निकालना पड़ेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन किसी को भी देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी दोस्तों, अधिकता होगी। बात को समझना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अधिकता के साथ में आवेश क्या होगा दोस्तों, आवेश जो होगा इनके ऊपर वो कौन सा होगा, ऋण आवेश। और अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल रहे हैं, दोस्तों ध्यान से सुना, अगर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो जब मैं किसी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं यार, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं,
तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी तो इसका मतलब वहां पर मैं कह सकता हूं कि वो क्या होगा दोस्तों, धन आवेश होगा। धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तभी वहां पर जब ये कमी और वृद्धि और कमी और वृद्धि होगी तो तभी वहां पर क्या होगा, एक कूलाम की बात करते हैं तो आवेश वहां पर उत्पन्न होगा। आवेश उत्पन्न होता है तो उस परिपथ में धारा बहेगी। ये शायद कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा, नहीं आया है तो भी आपको ध्यान से देखना। दोस्तों अभी आपने क्या समझा, अभी आपने इतना ही समझा है कि मैंने कोई भी एक चालक तार लिया, एक तार लिया, उस तार पे मैंने जो है बैटरी लगाई। अब बैटरी और सेल में क्या अंतर है, वो थोड़ा सा डिफरेंस अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब मैंने यहां पर तार लिया है तो मुझे यहां पर धारा प्रवाहित करनी है, तो धारा का मुझे पता है कि आवेश बट्टा समय होता है। तो आवेश उत्पन्न करने के लिए या तो मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन देंगे देंगे तो इसका मतलब देते रहेंगे तो अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो इसका मतलब ऋण आवेश होगा वहां। और या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वहां पर क्या होगी, कमी होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पर क्या होगा, धनावेश होगा। ये सर सही बात है। अब दोस्तों यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे यहां पर एक कूलाम, जब मैंने बोला ना अभी एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने हेतु स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने हेतु स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको हम n लिखते हैं, और n बराबर होता है Q अपॉन, छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखना। हमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच दोस्तों, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। यस देखिए, हाँ वापस से जुड़ जाइए फटाफट, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी कुछ इंटरनेट के इश्यू की वजह से। हाँ, तो एक कूलाम आवेश उत्पन्न हेतु स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर Q अपॉन E। तो यहां पर Q क्या है, अभी तो समझाया मैंने कि Q आवेश है और E क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों पर, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर ये क्या होता है दोस्तों, मूल आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों पर मूल आवेश होता है, बात को समझना। इसका मतलब आप यहां पर यह समझ रहे हैं कि सर जब हम एक कूलाम आवेश उत्पन्न करना है उस तार में, तो मुझे या तो इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, उसी को हम स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जब ये n बराबर Q अपॉन E होता है तो इसका मतलब आप लोग यहां पर समझ रहे हैं कि n बराबर Q अपॉन E, मुझे कितना कूलाम आवेश, इसका मतलब कितना कूलाम, एक कूलाम आवेश की बात की है मैंने। तो एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए मूल इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलाम होता है। -19 क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। इतना तो आपको पता है, इतना तो पता है। कूलाम से कूलाम यहां पर कैंसिल, n बराबर Q अपॉन E इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये बनेगा। अब n क्या है यहां पर, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब n बराबर यहां पर मैं अगर सीधा सा लिखूं दोस्तों, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की क्या है यहां पर संख्या है, n बराबर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते, इतने तो स्मार्ट है ही, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये ऊपर जाएगी तो आपको पता है ये जो माइनस वाला ये टर्म्स ऊपर जाएगी तो प्लस होगी, इतना तो पता ही होगा यार। अब आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 ये क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका मतलब ये है, फिर एक नई थोड़ी सी स्मार्ट परिभाषा बन रही है। तो किसी भी चालक को, अब ध्यान से देखना, इससे क्या रिजल्ट निकला, किसी भी चालक
का किसी भी चालक का एक कूलाम का धन आवेश, एक कूलाम का धन आवेश उत्पन्न करना है, एक कूलाम का धन आवेश उत्पन्न करना है। इसका मतलब इससे पहले मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, यहां पर आपने शायद आपने दिमाग में सेट किया हो, क्या कहा था, मुझे धन आवेश के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। तो इसका मतलब यह है कि मुझे एक कूलाम धन आवेश उत्पन्न करना है, उत्पन्न करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो उस चालक में से 6.25 इंटू 10⁻18 6.25 इंटू 10 की घात 18 क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स को हमें देना नहीं पड़ेगा, हमें उस चालक में से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। कंपल्सरी है, ये मस्ट है, ये निकालना पड़ेगा। तो निकालो ना, तो निकाल दिया सर, तो निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, पॉजिटिव, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश उत्पन्न होगा। कौन सा आवेश होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। ये सर बहुत अच्छे से जो आपने बोला वो दिमाग में सेट होता गया। अगर मैं यही बोलूं कि मुझे किसी चालक में ऋण आवेश उत्पन्न करना है, एक कूलाम आवेश का ऋण आवेश उत्पन्न करना है, दोस्तों ध्यान सुनना, चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश उत्पन्न करना है, मुझे ऋण आवेश उत्पन्न करना, मैं अंडरलाइन करना हूं, अभी बताया, ऋण आवेश उत्पन्न करना। ऋण आवेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को हम धड़ाधड़ देंगे उस चालक को, जब इलेक्ट्रॉन को धड़ाधड़ देंगे, तो इसका मतलब यह है दोस्तों, उस चालक को कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, ढूंढ के लाओ, कहीं ना कहीं से हमें इलेक्ट्रॉनों को लाकर देना होगा, कितना, 6.25 इंटू 10 की घात 18 ये इलेक्ट्रॉन्स हमें उनको लाकर देना पड़ेगा। इसका मतलब हम उसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, और जब सप्लाई करेंगे तब वहां पर क्या उत्पन्न होगा, एक कूलाम का ऋण आवेश। इसका मतलब धन आवेश ऋण आवेश, और फटाक से उस चालक के अंदर ये धारा प्रवाहित होगी और आपको झटका लगेगा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इतना पता है कि एम्पियर जो होता है वो कूलाम अपॉन क्या होता है, कूलाम अपॉन सेकंड होता है, और मुझे अगर 1 एम्पियर बताना है, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड, ये सर सही बात है। तो अब मैं यहां पर 1 एम्पियर को मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, एक कूलाम के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या फिर वहां पर निकालना पड़ेगा, तभी तो वहां पर धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होगा। इसका मतलब यह है, एक कूलाम आवेश के लिए हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में हम लिखेंगे दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो मैं यहां पर फिर मैं कह सकता हूं, अब अगर कोई एग्जामिनर स्मार्ट बैठा और अब वो परिभाषा अगर 6.25 और 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन में से बनाई, तो स्टेटमेंट क्या आ सकता है, वो स्टेटमेंट यह आ सकता है, ध्यान से सुनना, यदि किसी चालक में होकर प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, तो उस चालक में से गुजरने वाली धारा का मान सदैव 1 एम्पियर होगा। देखो 1 एम्पियर की परिभाषा एक ये बनी है, स्टेटमेंट चेंज हो सकता है, इसीलिए हमें बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है। आपने तो इतना ही पढ़ा है कि I = Q/T,
और Q बराबर कूलम, T बराबर सेकेंड, और रट लो और गो, और आगे जाने के बाद वो बोर्ड बैठा आगे, वो धुआं धुआं करेगा वहां पर। परिभाषा मैंने, है धाराई टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से वेरिएशन से पढ़ाया मैंने। इसका मतलब सबसे पहले यहां पर देखो ना, मैंने यहां पर सबसे पहले एम्पियर को बताया मैंने, फिर मैंने यहां पर एम्पियर को किस तरीके से, 1 एम्पियर की परिभाषा दी है, 1 एम्पियर की परिभाषा को फिर मैंने यहां पर किसमें बताया कि किसी भी धन आवेश और ऋण आवेश के रूप में अगर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, फिर मैंने यहां पर इतने इलेक्ट्रॉन को बताया। और ये इलेक्ट्रॉन बनाने से पहले मैंने आपको बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। अरे कहने से थोड़ी होता है कि 1 कूलम आवेश उत्पन्न कर लो, अरे ऐसे थोड़ी होता, कहने से थोड़ी होता है, हमें उत्पन्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे या तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, वो ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, तो धनावेश। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर, फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन के सामने मैंने बताया, n बराबर Q अपॉन E। Q आवेश और इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब सॉल्व किया तो ये डाटा आया मेरे सामने। इतना तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक से आएगा। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन ये आता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ा मतलब अच्छे जो जितने भी जो गोल्ड मेडलिस्ट है ना, बीएससी एमएससी वाले, वो भी इसके अंदर टाटा फीस होते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो है लेकिन स्मार्टनेस से नहीं पढ़ा। अब ये क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा, क्वेश्चन ये आता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की डायमेंशन राशि क्या है, राशि क्या होती है, वेक्टर है, सदिश है, अदिश है, दोनों है, या नोटा मने ठा कोनी, इनमें से कोई कोनी। बड़ा कंफ्यूजन होता है। कैसा आपने ये बताया था कि ये एक चालक लिया और इस चालक के अंदर देखो बच्चों का आंसर क्या होता है, कैसा इसमें चालक लिया और इसके अंदर हमने ये धारा प्रवाहित की, बैटरी लगाई तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पर धन टर्मिनल पर आए, और इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो यहां पर धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में है तो धारा इस दिशा में बहेगी, और धारा की मुझे यहां पर दिशा दिखी सा, और दिशा दिखी तो दिशा है, तो इसका मतलब मुझे इतना पता है कि सदिश में इसका मतलब किसी न किसी की दिशा होती है ऐसा, इसीलिए दिशा के कारण जो है ऐसा बड़ा ऐसा से बोलता है, ऐसा करता है कि दिशा है, तो इसीलिए वेक्टर है। इसका मतलब वेक्टर के अंदर वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं वहां पर, इसका मतलब डायमेंशन आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सदिश में बोलते हैं कि सदिशा है तो धारा की जो होती है, धारा की जो राशि होती है वो राशि यहां पर सदिश राशि। गलत, धारा की दिशा होते हुए भी, इसका मतलब मैं यहां पर यह समझाऊं कि एक कोई भी अगर दोस्तों, मैंने यहां पर दोस्तों एक भिखारी को लिया, भिखारी का बेटा है, और भिखारी का बेटा अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल का अगर ड्रेस पहन लेता है तो क्या वो डीपीएस का छात्र हो जाएगा? डीपीएस में क्या उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया क्या? भिखारी का बेटे ने, हो सकता है कि कहीं न किसी से मिल गई होगी, कहीं रोड पे पड़ी होगी, उड़ गई होगी, कपड़े सूख रहे थे, किसी बच्चे के जो है वो नेकर और जो है वो शर्ट नीचे उतर गया और भिखारी के बच्चे ने वहां पर पहन लिया, पहनते ही वो रोड पे चल रहा है, तो आप ये समझ लें कि ये डीपीएस स्कूल का जो है वो स्टूडेंट है। अरे ड्रेस पहनने से डीपीएस स्कूल का स्टूडेंट नहीं होता, बात को समझना। ये सर कहना क्या चाह रहे हैं, अगर डीपीएस स्कूल का अगर हम बात करेंगे, वहां पर डीपीएस स्कूल की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो डीपीएस स्कूल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद में उसकी जो है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी का वहां पर डॉक्यूमेंट लगना चाहिए। इसका मतलब वहां पर उसकी सारी इंक्वायरी, काउंसलिंग वाउंसलिंग प्रॉपर तरीके से, उसके एडमिशन, उसके बुक्स की सारी प्रोफाइल होनी चाहिए, उसका डाटा रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका मतलब आप लोग यहां पर समझ क्या रहे हैं, समझ ये रहे हैं कि सर उसमें जो है मतलब ड्रेस पहनने से वहां पर वो ड्रेस पहन ली, इसका मतलब डीपीएस का स्टूडेंट थोड़ी है। अरे यार परिपथ में धारा बह रही है, उसकी दिशा है, तो इसका मतलब वो सदिश राशि थोड़ी है। डीपीएस का छात्र का एग्जाम्पल इसीलिए लिया क्योंकि खोपड़ी में बैठे हैं। डीपीएस की ड्रेस पहनने से वो स्टूडेंट छात्र नहीं बन जाएगा डीपीएस का, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए
पिछली कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए, एडमिशन फॉर्म भरें उसका, तब उसका नाम होना चाहिए, डीपीएस में उसकी फीस भरी होनी चाहिए, नाम का रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब मैंने इतने सारे बोले हैं, तो वो क्या है, उस डीपीएस के नियमों का पालन करता है। और नियमों का पालन में अगर वो स्टूडेंट आता है तो कह सकता हूं कि डीपीएस का वो क्या होगा, छात्र। नहीं तो मैं इसके आगे क्या लगाऊंगा, क्रॉस। ये सर कहना क्या चाह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है हमें ऐसे टोरे नहीं मानना है। निम्नलिखित में से बताओ रे, ऐसा धारा की दिशा देखी मैंने, परिपथ में दिशा दिखी, मांगीला सर ने भी दिशा बनाई और दूसरे टीचर ने भी जो है दिशा बनाई, तो वहां पर देखा कि हाँ भाई ये आंसर होगा। अरे क्या देखा, जो दिखता है वो होता थोड़ी है। इसका मतलब विद्युत धारा की परिपथ में दिशा है तो वो सदिश राशि नहीं है। वो कौन सी राशि है दोस्तों, अदिश राशि। इसका मतलब विद्युत धारा सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, तभी वो अदिश राशि है। नियमों का पालन करना चाहिए। वो छात्र भिखारी का जो बेटा है, भिखारी का बेटा है, डीपीएस के नियमों का पालन नहीं करेगा, वो डीपीएस में अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो डीपीएस का छात्र नहीं होगा। ड्रेस पहनने से थोड़ी पता चलता है वहां कि सर आप कहना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं, अब ध्यान से समझो दोस्तों। मैंने यहां पर क्या लिए, मैंने यहां पर एक तार ये लिया, एक तार ये लिया और एक तार ये लिया। इसमें धारा 3 एंपियर की है, इसमें धारा 4 एंपियर की है, और जब दोनों धारा यहां पर ज्वाइंट से होकर इसमें जाएगी तो इसका मतलब इसमें धारा जुड़ के कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 एंपियर। ये तो आपको कॉमन सेंस, आपको पता ही, कॉमन सेंस होता ही है। इसका मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का क्या है, कोण है, और इसको हम मान लेते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फा। दोस्तों कभी भी अगर हम सदिश राशि की बात करते हैं, सदिश राशि को कैसे माने, कैसे माने, उसके लिए उसका परिणामी रिजल्टेंट जो होता है ना, परिणामी रिजल्टेंट जो होता है वो होता है, छोटा सा फॉर्मूला पड़ा होगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। और अल्फा क्या है, यहां पर अल्फा क्या है, वो है पी व क्यू के बीच का क्या है, कोण है, एंगल है। इसका मतलब यहां पे ये रहा अल्फा, ये मैंने आपके स्क्रीन के सामने शो किया। अगर दोस्तों यहां पर हम P की वैल्यू अगर 3 एंपियर माने और Q की वैल्यू अगर 4 एंपियर माने, तार है ना, ये तार दे रखे ना, मैंने वैल्यू माना है, अब उसको हम चेक तो करें कि नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब अल्फा बराबर 90 डिग्री दे रखा है, तो रिजल्टेंट R बराबर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4 और साथ में वैल्यू रखी cos 90, और cos 90 की वैल्यू शायद आपको पता है क्या होती है, 0 होती है। इतना तो कॉमन सेंस आपको पता है, cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है। जब ये टर्म्स 0 हो जाएगी, ये टर्म्स को क्रॉस कर लूंगा तो R बराबर रिजल्टेंट क्या आएगा, 9 प्लस 16 कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ 25, 16 और 9 कितने 25, तो R बराबर रूट निकालेंगे तो 5। देख लीजिए, जब मैंने यहां पर ये कॉन्सेप्ट लिया था कि एक धारा 3 एंपियर, यहां पर 4 एंपियर, तो रिजल्टेंट यहां पर कितनी हो रही, 7 एंपियर। हमारा रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 5। तो इसका मतलब ये पहला नियम यहां पर खोटा होता है, पहला नियम खोटा होता है। अब दूसरा यहां पर दोस्तों, जब मैंने यहां पर ये 3 एंपियर की धारा इस तार में बही, इसमें 4 एंपियर की धारा और इसमें से निकलने वाली 7 एंपियर की है, और ये एंगल 90 डिग्री का है। अब मेरा मन क्या कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा है कि दूसरा नियम मैं चेक करूं कि अगर ये जो तार है ना, जो 3 एंपियर 4 एंपियर के, इसके कोण के, इनके बीच में जो कोण है ना, उसका मान को अगर बदलू का मतलब कभी इन तार को दूर करूं, कभी तार को नजदीक लाऊं, दूर करूं नजदीक करूं, तो इसमें 2 सिचुएशन करता हूं। देखो इस तरीके से मैंने बनाया तो एंगल बदला, अल्फा का मान बदलेगा। इसका मतलब ये 3 एंपियर है, ये 4 एंपियर है, और इसके अंदर अब वो धारा का मान देखते हैं। इसका मतलब एक मैंने यहां पर किया, इसका मतलब यहां पर दोस्तों इस तरीके से मैंने लिया, और एक मैंने यहां पर इस तरीके से लिया। ध्यान से देखना, इस तरीके से लिया। इन दोनों के बीच में अल्फा का मान है, इसमें 3 एंपियर है, इसमें 4 एंपियर है, और यहां से इस तरीके से ये धारा का मान यहां पर निकल रहा है। इसका मतलब जब जब अल्फा का मान, क्योंकि हमें रिजल्टेंट पता है R इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी बताया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस क्या होता है, अल्फा। अल्फा का मान अगर मैं चेंज करूं, बढ़ाऊं या फिर घटाऊं, तो इसका मतलब जब बढ़ेगा घटेगा
तो इसका मान भी तो बढ़ेगा घटेगा, तो रिजल्टेंट का मान भी तो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो कहीं धारा क्या होगी, कहीं धारा हो सकती है, कहीं धारा हो सकती है, कहीं धारा हो सकती है अधिक हो, और कहीं धारा क्या हो सकती है कम। तो धारा का मान क्या हो गया, यहां पर चेंज हो गया ना, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं परिवर्तन। यहां पर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जब धारा का मान ही परिवर्तन हो गया, धारा ही परिवर्तन हो गई, तो इसका मतलब सदिश कैसे हो सकता है, इसका मतलब दूसरा नियम भी यहां पर गलत होता है। इसका मतलब अब यहां पर हम अदिश की अगर बात करते हैं, अदिश का मतलब यहां पर यह है कि दोस्तों 3 एम्पियर का तार और ये आपके पास 4 एम्पियर का तार, इनके बीच में कितना भी एंगल के कोण को अगर मैं बदलूं, नजदीक लाऊं पास लाऊं, नजदीक लाऊं पास लाऊं, आपके घर में भी होता है, तार को नजदीक ले जाते हैं दूर ले जाते हैं, नजदीक ले जाते हैं दूर ले जाते हैं, तो क्या धारा के मान में परिवर्तन होता है क्या? तो गलत क्यों कर रहा है वह? कैसा धारा में तो मैंने सर्किट में तो दिशा देखी, अरे सर्किट में देखने से क्या होता है रे बदमाश? इसका मतलब यह है कि आप घर में भी तो तार को दूर ले जाते हैं नजदीक ले जाते हैं, कई बार देखा होगा ना, तो क्या अगले वाले तार में धारा का मान परिवर्तन होता है क्या? इसका मतलब धारा का मान वही रहता है। इसका मतलब होता है धारा की दिशा हमें दिखती है, तो दिशा होते हुए वो सदिश नहीं है। इसका मतलब धारा की जो राशि है, धारा की जो राशि वो कैसी होगी दोस्तों, फाइनली मैंने टिक लगाया, वो कौन सी राशि होगी, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं सदिश राशि। वेक्टर और स्केलर शायद आपने सुना होगा, ये चीजें आपको दिमाग में सेट करनी, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है ना, रटने वाले नहीं आएगा। और अच्छे वहां पर जो है ना, अच्छे क्वेश्चन वहां पर गलत करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं धारा एक ही बात है, धारा की दिशा दिखने के बावजूद भी नोट डाल के लिख देना, धारा की दिशा, क्योंकि सदिश में क्या होता है, सदिश वे राशि होती है जो दिशा जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब सदिश, सदिश ना होकर धारा की दिशा दिखाई देने के बावजूद भी वो अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। धारा की दिशा दिखाई देने के बावजूद भी वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक सा आएगा। क्या सर सही बात दोस्तों? फिर अपन कॉन्सेप्ट को लेके चलें, अपन इसी के साथ आगे बढ़े। हमने बहुत अच्छे से समझा, धारा की परिभाषा समझी, धारा का फॉर्मूला पढ़ा, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का फॉर्मूला देखा, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। टॉपिक को ध्यान से और दिमाग में सेट करना। मैंने यहां पर एक चालक, ये मैंने एक तार लिया और टर्मिनल ए और टर्मिनल बी लिया, और जब चालक है तो इसका मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मुक्त आवेश है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, सही बात है। अब दोस्तों यहां पर टर्मिनल ए और टर्मिनल बी को मैंने यहां पर क्या किया, ये दोस्तों मैंने एक कुंजी बनाई, दैट इज की बनाई, और इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया। एक को मैंने धन टर्मिनल दिया, एक को ऋण टर्मिनल दिया। ए टर्मिनल को धन से जोड़ा और बी टर्मिनल को ऋण से जोड़ा, जो अपन बेसिकली तार को जोड़ते हैं वैसे ही मैंने जोड़ा है। क्या सर सही बात है? अब दोस्तों इसमें होता क्या है, अब सबसे पहले मैंने यहां पर एक नाम लिया ना, बैटरी, और इससे पहले आपने कई बार अपने आसपास के या फिर अपने दोस्तों से या घर में भी सुना होगा सेल। एक्चुअली बैटरी और सेल में डिफरेंस इतना ही है कि बैटरी जो होता है ना, बैटरी वो दोस्तों सेलों का क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल जो कहलाता है वो बैटरी कहलाती है। इसका मतलब मैं अगर देसी भाषा में बोलूं तो सेल जो है दोस्तों एक वचन होता है, सिंगुलर है, और बैटरी जो है बहुवचन, इसका मतलब प्लूरल की अगर बात करते हैं। इतना तो आप लोग हम समझ ही सकते हैं यार कि ये एक वचन और बहुवचन, बैटरी सेलों का समूह है। ऐसा ठीक बात। अब यहां पर दोस्तों जैसे ही मैं यहां पर बैटरी, इस की को यहां पर क्लोज करता हूं, क्लोज का मतलब बंद किया, बंद किया, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश क्या है, ऋण है, ऋण है। तो आपको इतना पता है कि अगर धन के पास में अगर ऋण है तो इसका मतलब ये दोनों यहां पर एक बल अनुभव करते हैं, उस बल को बोलते हैं आकर्षित। इसका मतलब आकर्षण बल होगा, आकर्षित करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका मतलब यहां पर कौन सा बल होगा, एट्रैक्शन फोर्स होगा। और अगर दोस्तों दोनों के दोनों अगर 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 मैं यहां पर धन धन करूं और ऋण ऋण आवेश करूं, तो अगर ये दोनों समान हैं तो इनके बीच में
क्या होगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, और रिपल करेंगे तो रिपल्सन फोर्स, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं कि सर यहां पर प्रतिकर्षण, यहां पर रिपल्सन फोर्स जिसको आप लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण बल होगा। कि सर इतना तो हमने बचपन में पढ़ा है। तो आ जाइए, फिर क्या दिक्कत है, ये यहां पर तार है, कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। यहां पर मैंने दोस्तों ये की लगाई, कुंजी को लगाया, बैटरी को लगाया, बैटरी को लगाया, बैटरी का धन टर्मिनल ए से जोड़ा, बैटरी का ऋण टर्मिनल बी से तोड़ा, और यहां पर जोड़ने के बाद ये इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, चालक के कंडक्टर में, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है, तो यहां पर धन टर्मिनल है, बंद किया की, तो इलेक्ट्रॉन यहां से धीरे 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 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, क्योंकि आकर्षण बल के कारण, तो वो आकर्षण बल के कारण बाहर निकलेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहे, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होंगे, खत्म होते जा रहे हैं। कैसा खत्म हो गए तो धारा बंद हो जाएगी। अब जब आपको बताया मैंने कि जब वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो ये जो ऋण टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल इलेक्ट्रॉन की सप्लाई को करता रहता है, यहां से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन लगातार चलते रहते हैं इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे है, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, धारा परिपथ में, सर्किट में इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, तो धारा की दिशा की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है दोस्तों, तो कहने का मतलब धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे जा रही है, तो हमेशा धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि धारा आई हमेशा हमेशा परिपथ में, हमेशा परिपथ में, धारा आई हमेशा परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत, ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में बहती। सर क्या बात करते, बिल्कुल सही बात। वापस परिपथ बनाते हैं आपके सामने। ये मैंने एक कंडक्टर लिया, चालक लिया, इसको मैंने यहां पर कुंजी से जोड़ा, बैटरी से जोड़ा, ए टर्मिनल बी टर्मिनल, अब ये प्लस और माइनस। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा और फिर यहां से जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, इलेक्ट्रॉन माइनस से धन की ओर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस ऋण टर्मिनल से, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर है, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर है। ऐसा है ना, ये ऐसे तो चल रहा है इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है, ऋण टर्मिनल, और ये कौन सा है, धन टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर चल रहा है, ये मैंने बनाया। तो धारा इसके विपरीत दिशा में बहे, ये धारा की दिशा है जिसको मैंने आई बोला। तो धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, कोई दिक्कत ही नहीं, चीजों को समझना है। या फिर अगर मैं ये भी कह सकता हूं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, कि अगर मैंने यहाँ ये चालक का ये चालक का तार लिया, वो कुछ भी पूछ सकता है कॉन्सेप्ट, हमने घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने कुंजी लगाई, और यहाँ पर मैंने ये बैटरी लगाई, बैटरी लगा, कुंजी को बंद किया, धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, और धारा इसके विपरीत दिशा में, ये धारा हो गई। इसका मतलब अब देखिए, आप लोग देखिए, ये घड़ी होती है ना, ये घड़ी होती है, तो घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की दिशा, इसका मतलब घड़ी की दिशा जो होती है वो क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकला, और इस तरीके से निकला, और इस तरीके से ऐसे वापस आकर यहां आया। तो ये घड़ी की कौन सी दिशा है, ये घड़ी की कौन सी दिशा है, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज है।
कौन सी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा। अगर फिर मैं अगर इसका यहां पर डायग्राम वापस बनाऊं, देखो एक बार सेट हो जाएगा, फिर बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुंजी बनाई, ये बैटरी बनाई, और ये टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ये है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, और धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है, ये धारा हो गई। तो सही बात है सर। अब धारा इस तरीके से चल रही है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चल रही है, तो इसका मतलब परिपथ में धारा जो चलती है, परिपथ में धारा जो चलती है वो कौन सी दिशा में चलती है? दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट निकलते हैं, छोटे छोटे एग्जाम के अंदर सटीक से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, आपको बहुत स्मार्टनेस है वो एग्जामिनर, आपको बेवकूफ बना देगा, लेकिन बेवकूफ बनना नहीं। अब दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? चालक, कंडक्टर, चालक में धारा बहती है, ये तो मैंने अभी सिखा दिया। धारा बहती है, धारा बहती है, तो क्वेश्चन आएगा किसके कारण? क्योंकि उसके अंदर उस चालक में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहती है। सर ये तो आपने बताया। इसका मतलब चालक क्या है? चालक में क्या धारा बहती है? सुचालक देख लीजिए आप लोग, जिसको आप सुचालक के रूप में ये भी जानते हैं, और कुचालक की बात करते हैं इंसुलेटर में, जिसमें धारा नहीं बहती है। चालक, सुचालक, और अगर चालक और जो है वो कुचालक की बात करते हैं इंसुलेटर के, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या होता है? वो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो यहां पर अगर मैं सीधा सा लिखूं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, इसका मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में धारा बहती है, उसके मान की बीच की धारा की मान की बात करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो सेमीकंडक्टर में जो धारा बहती है वो किसके कारण होती है? इसका मतलब सेमीकंडक्टर में दोस्तों इलेक्ट्रॉन के साथ में आपको एक चीज याद रखना है, होल। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और कोटर होता है, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण ही क्या होती है? धारा बहती है। सही बात है। अब एक दोस्तों आपने पढ़ा होगा बचपन में वैद्युत अपघट्य, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं। वैद्युत अपघट्य में भी धारा बहती है, में धारा बहती है, किसके कारण? यार वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स अम्ल और क्षार के जलीय विलयन होते हैं, सॉल्यूशन होता है उसका, और जब सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब उसमें क्या होंगे? आयंस होंगे, और आयंस होंगे तो इसका मतलब क्या होंगे? एक तो धन आयन होगा और एक ऋण आयन होगा। तो धनायन और ऋणायन के कारण वैद्युत अपघट्य में धारा बहती। बात को समझना, नमक और पानी का घोल, अब वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका मतलब धनायन और ऋणायन, उसके कारण उसमें धारा बहती है। बात को समझ। चालक में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, क्वेश्चन आया हुआ, बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है। और सेमीकंडक्टर शब्द आ जाए, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, दैट इज इलेक्ट्रॉन के साथ में होल, होल, होल। अरे यार सेमीकंडक्टर है, होल के साथ याद रखें। और दोस्तों यही क्वेश्चन आता है, गैसों में विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है किसके कारण? इसका मतलब दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों व धन आयनों के कारण। ये दोनों इसका आंसर होगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों इसके अंदर आंसर होगा। प्रॉपर तरीके से आपने देखा होगा किस तरीके से, कैसे मैंने पूरी फिल्म बनाई है कि धारा क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने सबसे बेसिक से स्टार्ट किया, तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा में जो उसका जो मात्रक है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, उसकी यूनिट कैसे निकाली। फिर उसके बाद में हमने उसको जो है उसकी परिभाषा समझी कि मात्रक अगर एम्पियर है तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। I = Q/T का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको दिमाग में रटेंगे नहीं, दिमाग में फिल्म बनाएंगे, और मांगेला सर ने जो इमेज बनाई वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट बताया कि धारा सर्किट में दिखती है, दिशा होती है, क्योंकि सदिश में कई बार देखा होगा सदिश राशि वे होती है जिनकी दिशा होती है। तो बच्चा यहां पर कंफ्यूजन होके आराम से उसको सदिश राशि ठोक देता है, जबकि वो गलत है। और ये क्वेश्चन हजारों बार आया है, पिछला पेपर उठा के देखना, कोई सा भी, चाहे टीचर हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंटर का एग्जाम, बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैंने यहां पर बताया कि सदिश सामने दिख रही है, वो दिशा है, लेकिन वो अदिश है, क्योंकि सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। मैंने बेस्ट एग्जांपल भी दिखाया कि भिखारी का बच्चा अगर डीपीएस की अगर ड्रेस पहन लेता है तो वो डीपीएस का छात्र नहीं हो जाएगा, उसके लिए नियमों का पालन करना पड़ेगा। फिर भी आपको वहां पर प्रॉपर तरीके से एक दिमाग में इमेज बनाई कि सर सही बात। फिर मैंने आपको धीरे धीरे आपको इंप्लीमेंट करते हुए सारी चीजें कौन से बताई कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा के विपरीत दिशा में बहते हैं, सप्लाई कहां से होती है, धन आयन ऋण आयन कैसे होते हैं,
कैसे उसका 1 कूलम आवेश हमें उत्पन्न करना है, ये चीजें मैंने आपको बताई। अब दोस्तों यहां पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर समझे ना, दिमाग में सेट करके अगर हम देखें ना, तो शायद आपको पता है कि विद्युत धारा की अगर बात करते हैं ना, तो एक आपने दोस्तों डायरेक्ट करंट सुनी होगी और एक आपने अल्टरनेटिव करंट एसी सुनी होगी। वो एसी ये नहीं है कि आपके एयर कंडीशनर वाली नहीं, जो आपके घरों में लगती है या ऑफिस में लगती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्ट धारा, और ये कहलाती है दैट इज कॉल्ड प्रत्यावर्ती धारा। इंग्लिश में अच्छा शब्द है, इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन बना के रखें, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिव करंट, डिस्ट धारा। डिस्ट धारा का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट करंट। सर ये हमने तो कॉन्सेप्ट तो समझा, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे है, हमारे घर में कौन सी धारा आती है, हमारे घर में सप्लाई कौन सी आती है। तो सबसे पहले यहां पर डीसी धारा का जो रिप्रेजेंट किया दैट इज कॉल्ड, जिसको आप बोलते हैं एडिशन, और एसी धारा का यहां पर रिप्रेजेंट करने वाला था टेस्ला नामक। सर ये तो हमें पता है दोस्तों। यहां पर मैंने एक अल्टरनेटिव शब्द बोला है, अल्टरनेटिव का मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो हमें यहां पर सर्किट में ये नहीं तो ये क्या पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ अगर रिप्रेजेंट करूं, ये टी है और यहां पर मैंने वोल्टेज लिया है, भाई घर में तो वोल्टेज आता ही ना, विभवांतर वोल्टेज तो आएगा। और जब यहां पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे, हमारे घर में वोल्टेज आ रहा है कि सर हमारे घर में सप्लाई आ रही है, इसका मतलब 220 वोल्ट आ रहा है, ये तो हमें पता है क्योंकि बिल हम लेते हैं तो उसमें लिखा होता है। तो अगर यहां पर ये नहीं तो ये, इसका मतलब ये नहीं तो ये, इसका मतलब ऊपर वाला कहलाता है पॉजिटिव और नीचे वाला कहलाता है नेगेटिव। इसका मतलब इसमें ग्राफ, इसका मतलब यहां से स्टार्ट होता है पॉजिटिव साइकिल, फिर उसके बाद में नेगेटिव साइकिल, अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव ग्राफ बन रहा है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये अल्टरनेटिव। इसका मतलब ये है कि ये जो यहां पर जो चल रहा है, समय टी के सापेक्ष बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, कभी धन तो कभी ऋण, कभी धन तो कभी ऋण। इसका मतलब ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कहलाता है, इसको हम एसी करंट भी कहते हैं। डीसी का मतलब क्या होता है, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट का मतलब सीधा होता है। इसका मतलब वो वहां पर प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिव नहीं, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, वो सीधा एक ही चलेगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। वी यहां पर भी है, टी यहां पर भी है। इसका मतलब यह है जब जू करता हुआ सीधा चलता है, जू, इसका मतलब वो कहलाता है यहां पर डीसी। और जब थोड़ा सा ऊंचा वच, इसका मतलब यह है उसके मान में परिवर्तन होता है, ऊंचा वच्ची जिसको बोलते हैं फ्लक्चुएट बोलते हैं, कि जब मान में फ्लक्चुएट होता है, डीसी में फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। हम अगर अपनी भावनाओं में समझे तो इसका मतलब डीसी में सीधा चल रहा है, और एसी के अंदर इसका मतलब समय के साथ जब वोल्टेज यहां पर परिवर्तन होता है, कभी धन कभी ऋण, कभी धन कभी ऋण, तो इसका मतलब वो कहलाती है एसी। कि सर आप वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में तो आया बहुत अच्छे से, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन आ जाता है एसी वोल्टेज, और कई बार ऐसे एसी और डीसी के अंदर बड़ा कंफ्यूज होता है न्यूमेरिकल के। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, थोड़ा बेसिक क्लियर किया, अल्टरनेटिव और डायरेक्ट। सॉरी, थोड़ी तबियत भी तो सुस्त चल रही है मेरी, इसलिए जो है क्लास को प्रॉपर तरीके से देखना। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम समझे ना, देखो दोस्तों हमने ये ग्राफ बनाया, ये टी है और ये वी है, ये 0 वोल्ट लिया यहां पर, ये 0 वोल्ट लिया। अब दोस्तों यहां पर 0 वोल्ट लिया, तो यहां पर मैंने 100 वोल्ट लिया, प्लस का 100 वोल्ट, ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो, यहाँ 200 वोल्ट लिया प्लस, और यहाँ पर मैंने 300 वोल्ट प्लस लिया। सेम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर -100 वोल्ट लिया, -100 वोल्ट लिया, नीचे जाएंगे तो -200 वोल्ट लिया, नीचे जाएंगे तो -300 वोल्ट लिया आप, ऐसा ठीक है। अब दोस्तों यहां पर अगर हम ग्राफ को समझे, तो पहले मान बढ़ा फिर घटा, पहले मान बढ़ा फिर घटा, ये देखिए पहले मान बढ़ा फिर घटा, फिर उसके बाद में फिर यहां से
इस तरीके से, ये इस तरीके से चलता है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव, ये इस तरीके से। समय के साथ विभव का मान परिवर्तन हो रहा है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, जीरो होता है, वापस बढ़ता है घटता है, जीरो होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ध्यान से समझना यार, बहुत ध्यान से समझना। प्रत्यावर्ती ये जो कहलाता है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, जो मैंने यहां पर डॉट डॉट करके दिखाया है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज की एक साइकिल है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की एक साइकिल, एक साइकिल का मतलब हम मैथमेटिकली अगर हम समझें तो एक साइकिल का मतलब ये है कि एक सेकंड में 50 साइकिल, एक सेकंड में 50 साइकिल हैं। ये किस में, हम इंडिया की बात करते हैं। क्योंकि आपको इतना पता है कि एसी की जो फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है, वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। प्लस माइनस 5 टॉलरेंस हो सकता है, ना तो इससे ज्यादा होगी ना इससे कम होगी, मतलब टॉलरेंस चलता है प्लस माइनस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या, एसी हमने कब बोला कि अल्टरनेटिव समय के साथ जब विभव परिवर्तन होता है तो वो एसी, और समय के साथ विभव जो है कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, जू करके बताया ना मैंने, वो जू ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट। इसका मतलब डायरेक्ट करंट। यार जब विभव है तो धारा है, विभव है तो धारा तो होगी होगी, सर सही बात। अब दोस्तों मुझे यहां पर क्या है, मुझे इस ग्राफ को, एसी को व्यक्त करने के लिए वैल्यू नहीं मिल रही है। कौन सी फिक्स वैल्यू है यहां पर, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना, परिवर्तन हो रही है। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए माध्य, और माध्य को ही क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। तो हम उसका क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, औसत। भाई एसी का मान मुझे निकालना है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना, समय के साथ परिवर्तन हो रही है ना, आपके ग्राफ के आपके सामने है ना। तो मुझे इसको वैल्यू निकालनी, फिक्स वैल्यू, तो फिक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मुझे उसका औसत निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों जब औसत निकालते हैं तो मैंने अभी ये ग्राफ बनाया, ये V विभव है, ये प्लस 300 वोल्ट है, ये माइनस 300 वोल्ट है, और ये समय के साथ परिवर्तन हो रही है, तो ये मैंने बोला एसी है। समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो डीसी है। ये सर सही बात। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं यहां पर इसका माध्य निकालूं तो एक में वैल्यू तो आएगी प्लस, और यहां पर अगर मैं माध्य निकालूं तो माध्य क्या होता है, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसका मतलब एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो जब मैं इन दोनों की वैल्यू को, अगर एक में प्लस वाली वैल्यू को दोस्तों, प्लस और माइनस को अगर दोनों को अगर जोड़ता हूं, एवरेज निकालूं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, मैथमेटिकली 0 आएगा। तो इसका मतलब अभी भी इसकी फिक्स वैल्यू नहीं निकल रही है। इसीलिए मुझे फिक्स वैल्यू निकालने के लिए, मुझे फिक्स वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला माध्य लूंगा, औसत लूंगा, लेकिन औसत का मान 0 आ रहा है यहां, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस वैल्यू, एक प्लस एक माइनस है, जब दोनों को जोड़ूंगा प्लस माइनस को तो 0 आएगा यार। प्लस 2 और माइनस 2 करूं तो क्या आएगा, 0। प्लस 4 और माइनस 4 क्या आएगा, 0। तो मुझे फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है ना। तो मुझे फिक्स वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वर्ग माध्य मूल निकालना पड़ेगा। वर्ग माध्य निकाल, स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा। इसका मतलब स्क्वायर करके फिर उसका हम रूट निकालेंगे ना, तो फाइनली आएगा जिसको आप लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, जिसको बोलते हैं अंग्रेजों। इसका मतलब मुझे वर्ग कर दूं, अगर दो राशियां एक प्लस में है और एक माइनस में है, अगर इन दोनों का मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो फाइनली अगर देखें दोस्तों, स्क्वायर करने पर ये दोनों के दोनों, इसका मतलब दोनों के दोनों किस में आएगी, दोनों के दोनों प्लस में आए, तब मुझे फिक्स वैल्यू निकलेगी। क्योंकि अल्टरनेटिव करंट में लगातार समय के साथ परिवर्तन हो रही है, तो मुझे उसका फिक्स मान समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इसका माध्य निकालूं, तो माध्य भी निकालता हूं। तो दोस्तों औसत निकाला तो प्लस माइनस होके वो 0 संख्या आ रही है। फिर भी मैंने सोचा कि मुझे तो वैल्यू चाहिए यार, इसी का मान निकालना है ना। तो इसी का मान निकालने के लिए फिर मैंने वहां पर सोचा कि इसका वर्ग कर देते हैं, और वर्ग करने के बाद उसका माध्य निकाल देते हैं, तो मुझे वहां पर वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि उस पूरे एसी में,
पूरे अल्टरनेटिव करंट के जो ग्राफ है ना, एसी वोल्टेज और एसी जो करंट है ना, उसमें सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करके फिर अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसका माध्य लेंगे और माध्य करने के बाद फिर अपन क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो फाइनली मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, रूट मीन स्क्वायर, और यहीं से रिजल्टेंट आएगा VRMS। अब मेरे पास ये क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है। ग्राफ में देखा परिवर्तन हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे यहां पर, क्योंकि मुझे यहां पर प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करना है, तो अब मैंने देखा कि उसका रूट मीन स्क्वायर निकाल दो, तो इसका मतलब हमें वोल्टेज का VRMS मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये VRMS क्या होता है? इसका मतलब पहले तो आपने ये समझा कि हम यहां चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिव पढ़ रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, V का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ये क्या है, आभासी मान। कैसा मान है, आभासी मान कहते हैं। इसका मतलब आभासी को ही आप लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब VRMS जो है वो कैसा मान है, वर्चुअल मान। ये सर क्या बात करते हैं, इसका मतलब यही है दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं फाइनली अगर बोलूं दोस्तों, तो मैं फाइनली ये कह सकता हूं, आप कॉपी में नोट डाल के लिखिए, प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान या आभासी मान, बात को समझना, आभासी मान V वर्चुअल इज इक्वल टू VRMS मैं लिख सकता हूं, और वो होता है V0 अपॉन √2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहां से आएगा। प्रत्यावर्ती विभव का प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान आपकी स्क्रीन के सामने, इसी को हमने वर्चुअल वैल्यू माना। वर्चुअल वैल्यू इसका मतलब V0 अपॉन √2। तो इसका मतलब अब आप बोलेंगे सर ये V0 क्या हो गया, अब आपने V0 कहां से ले आया? तो दोस्तों V0 वह वैल्यू है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं प्रत्यावर्ती विभव का ये क्या कहलाता है, महत्तम मान कहलाता है, शिखर मान कहलाता है, पीक वैल्यू कहलाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये पीक वैल्यू कहता है। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, फंसोगे एग्जाम के अंदर। पीक वैल्यू कहलाता है। इसका मतलब अब मैं अपनी देसी भाषा में बोलूं, इसका मतलब है कि इससे अधिक मान संभव नहीं है। फाइनल है ये, शिखर है, लास्ट पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है, इसके आगे मान है ही नहीं। तो फिर घरों में सप्लाई कौन सी आती, क्वेश्चन आएगा वहां पर। यही तो बात है कि सर VRMS आपने बोला आभासी, वर्चुअल, इसी को आपने बोला वर्ग माध्य मूल, इसका मतलब आपने रूट मीन स्क्वायर, वोल्टेज आपने बताया। लेकिन V0 आपने बोला कि प्रत्यावर्ती विभव का महत्तम शिखर मान। तो हमारे घर में यहां पर कौन सी सप्लाई आती है, कि सर हमारे घर में इतना तो पता है कि घरों में DC नहीं आती है, AC आती है। अगर DC अगर आती तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि DC जो अगर आपके घर में DC सप्लाई आती तो मुझे बताइए क्या लगातार चलती, क्या लगातार चलने वाली तो AC ही है। हाँ, DC तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी, लगातार जो चलेगी। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि घरों में AC कैसे। यार मैं अगर दिल्ली में रह रहा हूं और आप अगर जयपुर में हैं, आप अगर गंगानगर में, आप जो अलवर में बैठे हैं, या फिर आप अगर बात करते हैं कहीं भी किसी भी कोने में, जैसलमेर में बैठे हैं, और मैंने बोला कि भाई सप्लाई भेज, DC भेज, क्या आप DC भेज सकते हो? इसका मतलब जैसलमेर से दिल्ली जो है वायर खींचेगा ना, तो वो लगातार वहां पर चलेगी, और लगातार चलने वाली AC है। DC को आप लोग जैसलमेर से मेरे घर पे दिल्ली कैसे भेज सकते हो? हाँ, ये कहता हूं कि भाई आप जो है जैसलमेर से आप मुझे भेजो, विद्युत धारा भेजो, इलेक्ट्रिक करंट भेजो, तो आप AC भेज देंगे। लेकिन आप DC के तार को लेके आएंगे क्या? अरे नहीं पहुंचेगी यार। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि घरों में AC है और AC सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब 220 वोल्ट है। और ये 220 वोल्ट जो है दोस्तों, इसका मतलब ये है 220 वोल्ट। जब मैंने VRMS बोल दिया,
रूट मीन स्क्वायर बोल दिया, तो VRMS होगा तो क्या हम IRMS नहीं बोलेंगे क्या? VRMS होगा तो क्या हम IRMS नहीं बोलेंगे? भाई जिस परिपथ में VRMS है तो उसमें धारा भी क्या होगी? IRMS होगी। ये सर सही बात है। अब यहां पर घरों में 220 वोल्ट है, तो घरों में 220 वोल्ट है तो ये है क्या एक्चुअल में? घरों में जो 220 वोल्ट आ रहा है ये एक्चुअल में है क्या दोस्तों? ये एक्चुअल में हमारा घरों में जो वोल्टेज आ रहा है, प्रत्यावर्ती जो विभव है, तो प्रत्यावर्ती विभव का ये क्या कहलाता है? आभासी मान कहलाता है। ध्यान से समझ, ये प्रत्यावर्ती विभव का आभासी मान है, वर्चुअल वैल्यू है। और वर्चुअल वैल्यू को ही तो आप लोग क्या बोलता है? वर्चुअल वैल्यू को ही तो आपने क्या बोलता है? VRMS बोला। वर्चुअल वैल्यू को ही तो आपने VRMS बोला है। तो इसका मतलब ये VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट है। ये आभासी वोल्टेज है, आपको पता ही नहीं है वास्तविक वोल्ट क्या है। वास्तविक वोल्ट की अगर बात करते हैं ना, वास्तविक वोल्टेज की अगर बात करते हैं ना, तो वास्तविक वोल्टेज, वास्तविक विभव क्या है? अब जानो, इसका मतलब मैंने यहां पर बताया था आपको, क्या बताया था? VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन रूट 2, और ये हमारे घर में VRMS आ रहा है। और जब VRMS आ रहा है तो अधिकतम वोल्टेज कितना होगा हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है तार में? इसका मतलब V0 को हमने बोला था ये प्रत्यावर्ती विभव का महत्तम, अधिकतम से अधिकतम मान है, इसके आगे हम नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे VRMS, और VRMS ही ये क्या है? 220 वोल्ट। तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे रूट 2 की वैल्यू, तो बच्चा जानता है यार, 1.414 मल्टीप्लाई 220 वोल्ट अगर मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रोक्सीमेट आता है 311, 311। अब ये 311 इसका मतलब AC है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज चलती है V0, इसका मतलब पीक वैल्यू, वोल्टेज की पीक वैल्यू हमारे घर में VRMS आता है। हमारे घर में यहां पर V0 नहीं आता है, क्वेश्चन में घुमा के दे देगा। तो इसका मतलब ये जो रेंज चलती है 311 से लेकर कहां तक? -311। इसका मतलब 311 प्लस 311 से लेकर -311 तक ये चलती हैं। ये हमारा रियल वैल्यू है। अब आपको पता चला रियल वोल्टेज कितना आ रहा है, +311 से लेकर -311। ये सर क्या बात कर रहे हैं? अरे यार आपके स्क्रीन के सामने मैंने बताया ना। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं यहां पर ग्राफ खींचा था तो अब आपके दिमाग में इतना तो आया होगा कि सर आप AC वोल्टेज की बात करते हैं, तो AC वोल्टेज में यहां पर +311 और -311, इसका मतलब ये जो है ये पीक वैल्यू है, यहां से लेकर यहां तक जो ये जो कहलाता ना, दैट इज कॉल्ड V0। V0 का मतलब है दैट इज कॉल्ड प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान। जो हमारे घर में बिलों में 220 वोल्ट आ रहा है वो 220 वोल्ट नहीं है, वो +311 से लेकर -311 तक है। इसका मतलब यहां से ये ग्राफ आपके सामने चला था, और ये जब लगातार चलता है समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, +311 -311 +311 -311, दैट इज कॉल्ड AC। समझो क्या टॉपिक स्टार्ट किया था, कहां तक मैं लेके आया। अब बात करते हैं सर कि जब AC ऐसी है तो DC क्या है? जब AC ऐसी है तो DC क्या है? DC का मतलब डायरेक्ट करंट, जूम। इसका मतलब जूम का मतलब है कि समय के साथ यहां पर परिवर्तन ना करें, तो समय के साथ जो परिवर्तन ना होगा इसका मतलब वो क्या होता है? नियत होता है। भाई समय के साथ परिवर्तन नियत होता है। और आप देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी साइड में? पॉजिटिव साइड में। तो दोस्तों आप खुद देखिए, जब इन दोनों में आप ग्राफ में देखेंगे, एक तो AC वाला ग्राफ और एक DC वाला ग्राफ। AC वाला ग्राफ समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, DC वाला ग्राफ समय के साथ परिवर्तन नहीं है, वो नियत है, वो कांस्टेंट है। और जब मैंने बताया कि घर में 220 वोल्ट है, वो वास्तविक नहीं है, वो सिर्फ आभासी मान है। एक्चुअल में तो +311 और -311। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, तो सबसे खतरनाक कौन सा है? खतरनाक कौन सा है, AC या DC? इसका मतलब आप मेरे सामने आए और मांगीलाल ने एक पंच उठाया तो एक व्यक्ति को मैंने डायरेक्ट ऐसे पंच दिया,
तब उसको क्या एहसास होगा। और एक ऐसा वही व्यक्ति दूसरे दिन मेरे पास आता और मैं उसको पंच दे रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे हैं, जब बार बार पंच लगता है ना तो ये खतरनाक होता है, और जब एक बार ही पंच लगता है, खतरनाक तो है लेकिन कम है। इसका मतलब ये है एसी जो है, क्योंकि बार बार पंच क्यों लग रहा है, +311 -311 +311 -311, ये बार बार पंच लगेगा और एक लगातार पंच लग रहा है, तो इसका मतलब सबसे खतरनाक कौन सा है, बार बार 300 +311 और -311। इसका मतलब एसी यहां पर क्या है, खतरनाक है। डीसी है खतरनाक लेकिन एसी की तुलना में, बात को समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको यहां पर क्वेश्चन 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दिमाग में सेट करके चलना, क्योंकि दोस्तों चीजें को आप समझते हैं ना तो चीजों को समझो। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग जो पावरफुल होता है ना, स्टार्टिंग पावरफुल डीसी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब यहां पर मैंने एक टोन निकाली थी, वी विभव लगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि कई सारे बच्चे आर्ट्स और यहाँ पर कॉमर्स से हैं, तो बच्चे कैसे समझे। मैंने यहाँ पर आवाज निकाली थी सीधा टीच के साथ, जूम मैंने निकाला था, जूम। इसका मतलब स्टार्टिंग जो पावर होता है, स्टार्टिंग पावर वो डीसी का होता है, स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग पावर जो होता है ना, तो इसका मतलब स्टार्टिंग पावर होगा, तो मुझे बताइए स्टार्टिंग पावर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपके दिमाग में क्या आएगा, स्पीड किसकी होगी, स्पीड ज्यादा किसी भी समय किसी भी क्षण डीसी की होती है, लेकिन डीसी को हम ज्यादा लंबी दूरी तक तय नहीं करवा सकते। ज्यादा लंबी दूरी तय तो एसी ही करेगी, ज्यादा लंबी दूरी तय तो एसी ही करेगी, डीसी को हम ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं करा सकते, क्योंकि समय के साथ वो परिवर्तन नहीं होती। बात को समझना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है ना सीधा सा सटीक सा वहां पर क्वेश्चन आ जाता है, हमें दिमाग में सेट करना है कि सर सही बात है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहे हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि मैंने यहां पर स्पीड की बात की, तो स्पीड आपको नो डाउट, स्पीड की अगर बात करते तो स्पीड नो डाउट डीसी की होगी, क्योंकि वो डीसी के अंदर अगर बात करते हैं तो मैंने यहां पर बताया डीसी के अंदर ये ग्राफ में अंदर टी समय विभव है, यहां से अगर बात करते तो जूम करके निकली, और यहां पर अगर बात करते तो ये रेस्ट करती हुई चलती, रेस्ट करती हुई चलती, तो इसका मतलब यहां पर स्पीड ज्यादा है कुछ समय के लिए, एसी की तुलना में स्पीड डीसी की ज्यादा है। और मेरी बात को समझना, बहुत प्यारा टॉपिक है कि सर ठीक है सर, इसका मतलब ये जो चलती हैं ये सुस्ती में चलती है, ये कैसे चलती है, सुस्ती में चलती है। यस, सॉरी दोस्तों। अब यहां पर देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि कुछ समय के लिए आप देखोगा एट दिस इंस्टेंट जूम करती है, इसका मतलब स्पीड है यहाँ, और ये सुस्त में जाती है, रेस्ट करती है, छुचुक 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 छुचुक। लेकिन जब छुचुक छुचुक चलती है तो आपको इतना पता है कि एसी लंबी दूरी तय करती है,
और डीसी लंबी दूरी तय नहीं करती। इतना तो पता है ये सर सही बात। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं कि आपकी घर में बाथरूम है और बाथरूम की नाली नाली बनी हुई है, कच्चा मकान है लेकिन बाथरूम की नाली सीधी होती है, इसका मतलब नाली में सीधी होती है तो इसका मतलब सीधा पानी बहेगा, पानी सीधा बहता है, पानी सीधा बहता है। और दोस्तों अगर मैं सीधा सा अगर बोलूं मैं कि अगर किसी में अगर पानी ऐसे छलक छलक करता हुआ जा रहा है, छलक 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 छलक, तो उसको अपन क्या करेंगे कि सर छलक 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 छलक, इसका मतलब ये एसी एसी समझो, पानी छलकता हुआ, एक पानी छलकता हुआ और एक पानी सीधा जा रहा है। तो मेरा यहां पर है कि कौन से पानी को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर इस नाली को, ये जो सीधी नाली बनी हुई ना, ये जो नाली सीधी बनी हुई ना, इस नाली को अगर मैं ढाल दे दूं, ढाल दे दूं, ध्यान से देखना, ढाल दे दूं, तो इसका मतलब ढाल देते ही पानी वहां पर क्या होगा, स्टोर होगा, रुक जाएगा। कई बार घरों के बाहर नालियों में देखते हैं, बात को समझना। और छलकते हुए पानी के अंदर कितना भी ढाल दो, पानी तो बाहर आएगा ही आएगा और आगे जाएगा। इसका मतलब ये है, जब मैंने यहां पर बताया कि डीसी समय के साथ, इसका मतलब यहां पर परिवर्तन नहीं होती, नियत है, तो इसको डीसी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एसी को स्टोर नहीं किया जा नहीं किया जा सकता। बात को समझ, ये सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हमारे एग्जाम्पल जो है ना, हमारे एग्जाम्पल जो है ना दोस्तों, बहुत सटीक है। मैं कह रहा हूं ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाओगे निम्नलिखित में से कौन सी स्टोर को कर सकते हैं, कौन सी स्टोर को नहीं कर सकते। दिमाग में सेट करना, नाली का पानी एसी और डीसी को इसी तरीके से कंपेयर करता है। ग्राफ भी आपको पानी छलकता हुआ दिखा रहा है, अच्छा 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 अच्छा, इसे ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताइए दोस्तों, सीधी सी बात, मैं अगर मैं सीधा सा अगर कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊं कि जब धड़ाम से अगर कोई भी अगर होता है ना दोस्तों, धड़ाम से, इसका मतलब स्टार्टिंग जो पावर होता है ना, स्टार्टिंग पावर डीसी का ज्यादा है, जू करता हुआ पावर मिलता है। और जब जू करता हुआ पावर मिलता है तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है ना, ट्रेन की सप्लाई, ट्रेन की सप्लाई, अगर हम पेंटोग्राफ की बात करते हैं कि सर कैसे क्या बात करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सा सटीक सा यहां पर मिलेगा आप। ये दोस्तों ट्रेन, अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेन किस पे चलती है, ट्रेन जो चलती है वो एसी चलती है कि डीसी चलती है। लेकिन कंफ्यूजन यहां पर होता है, ये पेंटोग्राफ है, ये क्या है, ये पेंटोग्राफ जो ऊपर के वायर से कनेक्टेड है, और ऊपर से वायर से कनेक्टेड है तो इसका मतलब खंबे से, इसका मतलब ये वायर जैसलमेर से जयपुर से दिल्ली तक कनेक्टेड रहते हैं, खंबे के ऊपर आप दिखा होगा, और पेंटोग्राफ इसके ऊपर टच करते हुए निकलता है। इसका मतलब ये सप्लाई एसी है दोस्तों, इसका मतलब एसी सप्लाई यहां पर मिलती है। लेकिन ट्रेन को चाहिए पावर, सडन टाइम के लिए पावर चाहिए, जू, कितनी स्पीड से वो भागती है। और आपने देखा होगा हर स्टेशन के आगे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन भी होता है, आगे से आगे सप्लाई मिलती रहती है, और इतना हैवी वोल्टेज यहां पर आता है। तो इसका मतलब इतना हैवी वोल्टेज है, लेकिन यहां पर अंदर जो है दोस्तों क्या लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं रेक्टिफायर, जिसको आप लोग दिष्टकारी बोलते हैं। ये रेक्टिफायर क्या करते हैं दोस्तों, ये रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। इसका मतलब ये है, पैंटोग्राफ को हमने जो सप्लाई दी वो एसी देते हैं, और अंदर ट्रेन के अंदर सर्किट के अंदर रेक्टिफायर लगे होते हैं, बड़े बड़े रेक्टिफायर लगे होते हैं। और ये रेक्टिफायर डिस्टकारी क्या करता है, एक ऐसा यहां पर सर्किट है, एक ऐसा परिपथ है जो एसी को डीसी में बदलता है, तभी वहां पर ट्रेन स्पीड पकड़ती है, जू करती हुई निकलती है। इसका मतलब पावर सप्लाई ज्यादा चाहिए। जब इतना हैवी वोल्टेज है यहां पर,
इतना हैवी उच्च वोल्टेज होता है। कैसा वोल्टेज है ये? उच्च वोल्टेज है। तो इसका मतलब ट्रेन के अंदर यहां पर दोस्तों ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। बात को समझना, इसका मतलब सबसे पहले अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये यहां पर सप्लाई है, सप्लाई के तार है ऊपर, इससे यहां पर जुड़ा होता है जिसको आप लोग बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ, यहां से एसी की सप्लाई आती। अब ये एसी की सप्लाई ये बहुत ही मतलब हाई वोल्टेज होता है, ये आगे पढ़ेंगे अपन, हाई वोल्टेज होता है। अब इस हाई वोल्टेज को, इसका मतलब एसी को वापस मुझे एसी में बदलना है। ये क्यों बदलना है? क्योंकि हमें यहां पर हाई वोल्टेज को किस में बदलना है? लो वोल्टेज में लेके आना। और लो वोल्टेज के लिए यहां पर क्या आएगा दोस्तों? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। क्या आएगा? ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर दो आपने पढ़े होंगे, जब वोल्टेज को बढ़ाना हो तो हम यहां पर बोलते हैं स्टेप अप, और जब वोल्टेज को डाउन करना हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, और जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो ये वोल्टेज को क्या करेगा? लो। इसका मतलब एसी वोल्टेज अब हमारे ट्रेन में लो आ चुकी है। अब हमें यहां पर इस लो एसी वोल्टेज को, इसका मतलब मुझे यहां पर, क्योंकि इक्विपमेंट जो होता है ना वो हाई वोल्टेज पे इतने काम नहीं करते हैं। अब यहां पर कौन आएगा? दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? दैट इज कॉल्ड डिस्टकारी। और ये डिस्टकारी सर्किट क्या करता है? इस एसी को किस में बदलता है? डीसी। जो ट्रेन चलती हैं वो ट्रेन चलती हैं डीसी में चलती है, क्योंकि आपने देखा होगा कितनी स्पीड से लेके चलती है और इतनी लंबी दूरी तय करती है। तो इसका मतलब देखा होगा लंबा तार ऊपर लगा होता है, उसमें पेंटोग्राफ उसको टच करता हुआ निकलता है, और हर जंक्शन के बाद इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन होता है, वहां से उसको सप्लाई मिलती रहती है एसी। तो एसी, इसका मतलब अगर आप बोलते सर डायरेक्ट डीसी में चला दे, अरे डायरेक्ट डीसी इतनी लंबी दूरी तय नहीं करेगी ना। हाँ, पहले के समय के अंदर, बहुत पुराने 40-50 साल पहले की बात करते हैं, डीसी आती थी। लेकिन हमारा यहां पर आप देखा होगा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, कितने मतलब ज्योग्राफी स्ट्रक्चर देखिए, दूर दूर तक हमें यहां पर जो है करंट धारा वोल्टेज पहुंचानी होती है, आपके घरों में बल्ब लगाने होते हैं। तो डायरेक्ट करंट लंबी दूरी तय नहीं करती, और एसी लंबी दूरी तय करती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जैसलमेर, जयपुर से लेकर दिल्ली तक आपने वायर जोड़ दी है और ट्रेन चल रही है, इसका मतलब एसी सप्लाई है। लेकिन ट्रेन चल रही किसमें? डीसी में चल रही है। तो डीसी में चल रही है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए यहां पर किसका यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं डिस्टकारी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को एसी में क्यों बदलते हैं? क्योंकि कहीं वोल्टेज को हमें अप करना पड़ता है, कहीं वोल्टेज को डाउन करता है। इसीलिए यहां पर हम कौन सा सर्किट यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर एसी को एसी में बदलता है, लेकिन कहीं वोल्टेज को बढ़ाता है, कहीं वोल्टेज को घटाता है। उसी को आप स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका मतलब डिस्टकारी। अब दोस्तों ध्यान से देखना है, प्रॉपर तरीके से देखना। यहां पर आपके घरों के अंदर अगर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, आपके घरों के अंदर ये इस तरीके से एडेप्टर लगे होते हैं। दोस्तों ये एडेप्टर इस तरीके से, पहले आपके ध्यान से देखना, ये मोबाइल चार्ज के एडेप्टर, ये एडेप्टर है, मोबाइल चार्ज के एडेप्टर हैं जो यूएसबी पिन वाले हैं, और यहां पर ये इस तरीके से ब्लॉक है। हमारे घरों में अगर देखा जाए तो वी आर एम एस इजिकल टू वी वर्चुअल, वी आभासी इजिकल टू 220 वोल्ट आता है। लेकिन वास्तविक में, अभी मैंने आपको समझाया, वास्तविक में वी नॉट होता है ±311 वोल्ट। लेकिन दोस्तों हमारे मोबाइल को चार्ज करना होता है, मोबाइल को चार्ज करना होता है, इसका मतलब फोन को अगर चार्ज करना है तो हम यहाँ पर पिन लगाते हैं, और यहाँ पर आपके पास सप्लाई आती है 220 वोल्ट। ये VRMS वैल्यू, रूट मीन इसको। लेकिन ये दोस्तों एडेप्टर है, और एडेप्टर क्या करता है?
यहां पर एडेप्टर क्या करता है, यहां पर एडेप्टर ये करता है 220 वोल्टेज है, लेकिन हमारी जो बैटरी, क्योंकि यहां पर बैटरी जो है ना, ये बैटरी यहां पर स्टोरेज होती है, एसी स्टोरेज नहीं होती। तो इसका मतलब एसी को यहां पर ये एडेप्टर किस में बदलता है, डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है एडेप्टर। ये एडेप्टर जो लगा हुआ है, यहां पर आपने सप्लाई दी, यहां पर आपने सप्लाई दी तो एसी, और यहां पर जो सप्लाई आई ना, मोबाइल के अंदर पिन प्लग लगाते ये पिन, तो यहां पर ये कौन सी आएगी, डीसी। तभी तो आप लोग मोबाइल की जब बैटरी खत्म हो जाती है तो वापस आप लोग चार्ज करते हैं, वापस चार्ज करते हैं। इसका मतलब जो डीसी है ना, डीसी लंबे समय तक नहीं चलती। इसका मतलब डीसी वोल्टेज को हम स्टोर कर सकते हैं जो कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये अभी नए वाले एडेप्टर की बात करते हैं तो नए वाले एडेप्टर अभी ओपन आ रहे हैं, मतलब इस टाइप के आ रहे हैं, इस टाइप के आ रहे हैं, ओपन आ रहे हैं, और साथ में यूएसबी की जो है ये इस तरीके से आपको पिन मिल रही है, ये मिल रही है। और पहले के टाइम के अंदर आपको देखा होगा, अभी भी आते होंगे, लेकिन पहले पहले के टाइम में ये ज्यादा चलते थे, और अभी आपके पास ये यूएसबी वाला चल रहा है, जिसके अंदर बात करते हैं यूएसबी की पिन लगती है आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों होता क्या था पहले की, अगर बात करते हैं तो गांव की महिला जो है ना, क्योंकि ये एडेप्टर तो लिया है, लेकिन गांव के अंदर चूहे होते हैं, शहरों में भी चूहे होते हैं, लेकिन गांव में चूहे होने के कारण इस एडेप्टर को काट दिया गया। अब काट दिया तो महिला ने बुद्धि लगाई, भाई महिला ने बुद्धि लगाई, ये वायर यहाँ से कट गया ना, अब वायर कट गया तो ये वाला एडेप्टर वाला पार्ट अलग हो गया। अब उसने को बुद्धि कैसे लगाई, ये उस वायर को छीला, और छीलने के बाद वो डायरेक्टली उसके अंदर जो सॉकेट है उसमें लगाए, और सॉकेट में लगाते ही दोस्तों बैटरी के अंदर वो लगाई, डायरेक्टली एसी वोल्टेज मिल गई। एसी वोल्टेज मिलते ही इसका मतलब धुआं धुआं, मोबाइल का धुआं धुआं निकल गया। इसका मतलब एडेप्टर का होना जरूरी है बदमाशों। इसीलिए अब ऐसा कंपनी वालों ने सोचा कि यार एडेप्टर को जो है ना थोड़ा सा अलग करते हैं। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा आदमी को ये रिलैक्स भी होता है कि कहीं अगर किसी का अगर एडेप्टर नहीं है तो आप किसी से भी ले सकते हैं, यूएसबी पिन लगा सकते हैं। एक सरल तरीका ये भी आपको जो है लगा है, मतलब सिंप्लीफाई लगा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो गांव की महिलाएं क्या करती थी कि चूहा काट दिया यार यहाँ से, तो ऐसे केस आने लग गए, चूहा काट दिया यहाँ से, वायर छीलकर उस महिला ने, अरे गांव की यार महिला, उसको क्या पता होगा एसी डीसी की सप्लाई कैसे होता है, आपको भी अब पता चला है। इसका मतलब उसने सीधा वायर छील कर, मुंह से वायर छीला और डायरेक्ट वहां पर सॉकेट में लगा दिया और मोबाइल लगा दिया धड़ाम से। इसका मतलब वहां पर क्या मिल गया, VRMS, ले धुआं धुआं मोबाइल। इसका मतलब यहां पर जो है, कहने का मतलब है ये है कि अभी जो आ रहा है ये आपके कौन सी है, यहां पर अब यहां पर यूएसबी पिन मिल गई, तो यूएसबी पिन मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको डायरेक्टली यूएसबी पिन में डालो प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से सप्लाई मिलती है। तो ये दोस्तों यहां पर हमने समझा कि ट्रेन जो है वो चलती है डीसी पर, लेकिन सप्लाई कौन सी देते हैं, एसी देते हैं, पेंटोग्राफ पर जो सप्लाई आती है जो आपके स्क्रीन के सामने। फिर हमने यहां पर बहुत अच्छे समझा कि एसी डीसी किस तरीके से कैसे हैं। तो कहने का मतलब है कि डीसी से तो चार्ज होता है हमारा मोबाइल, मैंने क्या बोला, डीसी से चार्ज होता है, तो एसी देंगे तभी तो डीसी में बदलेगा। तो एडेप्टर वहां पर ये चीजें हमने समझी यहां पर। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, कैसे समझी, क्या है क्या नहीं है, इंप्लीमेंट कैसे किया, कैसे दिमाग में फिल्म बनाई, इस सारी इमेज बनाई। दोस्तों जिस किसी को भी बुक्स लेनी है, कई सारे बच्चों को अभी बुक्स में जो बड़ा चल रहा है कि सर कैसे हम जहाँ बुक्स कैसे लें, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है मांगीलाल चौधरी सर, मैं बार बार आपको वीडियो क्लास में बोल रहा हूँ, और नहीं पता तो एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप क्लिक करें एप्लीकेशन पहुंच जाएंगे। साइंस का धुआंधार बैच फॉर बुक्स के लिए दे रखा है, साइंस का धुआंधार बैच फॉर बुक्स के लिए दे रखा है, उसको आप लोग वहां पर रजिस्ट्रेशन करें, विद इन 2 डेज के अंदर आपके पास बुक पहुंच जाएगी। बहुत शानदार बुक्स लिखी है, एक एक टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। और दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने ये हैंड रिटन नोट्स है, मैं कह रहा हूँ आपके टेबल पर अगर ये बुक्स होगी ना, एक तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपके साथ में पढ़ने का तरीका, कॉन्सेप्ट, कंटेंट, और इतनी शानदार बुक्स बनाई है मैंने, इतना शानदार आपको फील होगा कि रियल में आपके पास अब साइंस के मजबूती के साथ नोट्स पढ़े हैं। मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है साइंस सब्जेक्ट के अंदर। एक तो मैं क्लास ले रहा हूं, और दूसरा जो है आपको जो है बुक्स आपके पास है ही है, तो क्लास और बुक्स मिलकर आप आराम से गेम को आराम से पार कर सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट हो या सेंटर। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, आपका मन की जो बात है, आपने कैसे क्लास को समझा, वो सारी चीज़ को आप कॉपी में लिखें, डिफाइन करें। और बहुत शानदार तरीके से मैंने इस चैप्टर को, एक एक टॉपिक को क्लियर किया, अभी तो और पढ़ेंगे।
अभी तो और पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पर घर ये प्रतिरोध बच्चों को समझ में नहीं आता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर को घटाते हैं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, मेटल में क्या इफेक्ट होता है, सेमीकंडक्टर में क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद में अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या जो है रेजिस्टेंस का रोल होता है, कैसे इसका श्रेणी क्रम होता है, कैसे संयोजन क्रम होता है। हमारे घर के अंदर श्रेणी क्रम में अगर 40 वाट 60 वाट 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है तो कौन सा बल्ब जो है ज्यादा जो है वो कंजप्शन करता है, कौन सा कम करता है, पैरेलल में क्या होता है। हमारे घरों के आसपास की अगर बात करते हैं, शादी होती है और हमारे घर में भी शादी होती है तो लटूड़ियां लगती हैं, वो लटूड़ियां किस बेस पे होती हैं, किसी भी गली के अंदर सड़क पर जो पोल लगे होते हैं इलेक्ट्रिक, वो कौन से क्रम में लगे होते हैं। ये सारी चीजें, बल्ब की जो बल्ब का स्ट्रक्चर क्या है, हीटर का स्ट्रक्चर क्या है, प्रेस का आयरन का स्ट्रक्चर, ये सारे नोट्स में, ये सारे अच्छे नोट्स में दे रखे हैं और मैं पढ़ाऊंगा भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्यार मिला। जय हिंद जय भारत। थोड़ी तबीयत थोड़ी सुस्त थी, इसीलिए अब तबीयत सही हो चुकी, आपके बीच क्लास लेके आए, इसको आराम से इसको पढ़ो समझो। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।